हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आपकी सीडीपी की क्लास नंबर 5th के बारे में। ठीक है, तो सीडीपी की क्लास नंबर 5th के बारे में बात करेंगे। और आज आपके बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए मैंने आपके, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित है। देखिए, सीडीपी की लगभग मैं आपको बहुत चीजें करा चुका हूं जो आपके सिलेबस के पैटर्न पर आपको आधारित है। क्वेश्चन आंसर भी आपको करा चुका हूं मैं आपको। एक आज आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर आधारित आज आपका टेस्ट है। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, क्योंकि सीडीपी लगभग मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। आज आपका पूरे के पूरे आज आपको इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए, और अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो का एंड में आप लोग अपना मुझे स्कोर बताना। क्योंकि जो आपका जो पेपर होना है, उस पेपर में आपको कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसी तरीके का पैटर्न भी आपके अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले 4 क्लास मैं आप लोगों के लिए ले चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको आप लोग जाकर देख लेना। ठीक है, और टॉपिक वाइज भी मैंने क्लास ले रखी है आप लोगों के लिए। तो आज आपके क्लास नंबर 5th है, जिसमें मैंने आज आपका एक सेट लिया हुआ है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आपका आधारित है। इस सेट से आज आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न आपके एग्जाम में आता है, और कितना लेवल आपका हो चुका है, जिससे आपको अपनी तैयारी का आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, हमारी तैयारी इतनी हो चुकी है। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण आज आपका ये टेस्ट होने वाला है, और देखते हैं कितना स्कोर आप लोगों का आज की वीडियो के अंदर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास नंबर 5th को, और एक तरीके से आज आपके टेस्ट को। जो स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज आपकी सीडीपी की है, कल किसी दूसरे सब्जेक्ट की आपकी क्लास होगी। तो इस तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास आपकी स्टार्ट मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर करी हुई है। ठीक है, तो ये सभी क्लासेज आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो। कुछ बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लिया करो। उसके अलावा ये मेरे सीटेट के नोट्स ही है, तो आई होप आप लोगों ने ले लिए होंगे, जिसको आप लोग मेरी वेबसाइट से ले लेना sachinacademy.com पर। वहां जाकर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करना, इनको वहां पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। एक पासवर्ड आपको दिया होगा, उस पासवर्ड से आप लोग इनको ओपन कर लेना। ठीक, तो यही 2 चीज आपको करनी है। डेली 8 बजे आपको क्लास अटेंड करनी है, और इन नोट्स में से आपको पढ़ना है, और सीटेट का एग्जाम आपका अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास को, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और जिससे आज आपको अपना लेवल भी पता लग जाएगा। जी सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक जी सर, बिहार में सीट फुल हो गई है। देखिए, जिनका फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग थोड़ा जल्दी भर दो, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे है जहां पर सीट वगैरह फुल हो गई है, तो जिसके अंदर कुछ करा नहीं जा सकता, तो थोड़ा फॉर्म वगैरह आप लोग जल्दी फुलफिल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब आपके क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो पहला क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, कि विकास के जो क्षेत्र होते हैं वो सुस्पष्ट है, और उनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। अब देखिए, जो विकास के जो क्षेत्र होते हैं, यानी विकास के जो डोमेन होते हैं, डेवलपमेंट के जो डोमेन होते हैं, कौन कौन से डोमेन होते हैं विकास के, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं भाई। विकास के जो डोमेन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं। या एक तो होता है शारीरिक विकास, एक होता है आपका मानसिक विकास, जिसको आप मेंटल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हो। उसके अलावा आपका स्वयंगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कह सकते हो, शॉर्ट में लिख दिया, या सोशली डेवलपमेंट कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में एस में लिख दिया। ठीक है, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हो। तो ये विकास के जो डोमेन है, यानी कि आपके जो विकास के जो आपके क्षेत्र है, इसने कहा है इनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है। अगर बच्चे का सही से शारीरिक विकास नहीं होगा, तो बाकी के डोमेन पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। बाकी का बच्चे का विकास उतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा जितनी स्पीड से उसका होना चाहिए था। तो विकास के जितने भी डोमेन होते हैं, इनका एक दूसरे पर असर पड़ता है। विकास के जो जितने भी क्षेत्र होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, कि एक दूसरे से संबंध नहीं है, ये वाली बात इसने कही है, जबकि एक दूसरे से संबंध रखते हैं जो विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं, जो डेवलपमेंट के जो आपके डोमेन होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। जो बाल विकास के जो आपके सिद्धांत है, ये पूरा चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो बाल विकास के जितने भी आपके सिद्धांत है, जो मैंने आपको बता चुका हूं, जैसे निरंतरता का आपका सिद्धांत या डिस्कंटिन्यूअस का आपका सिद्धांत, ठीक है, विकास की जो आपका दिशा का सिद्धांत है, तो जितने भी आपके जो विकास के सिद्धांत है, वो बच्चे के विकास के विषय में एक मत है।
क्या है, बच्चे के विषय में वो एक मत है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर बच्चे का जो विकास है वो हर स्पीड से अलग तरीके से होता है। किसी बच्चे का विकास कुछ और तरीके से होगा, किसी बच्चे का विकास कुछ और तरीके से होगा, ठीक है। तो जितने भी विकास के जो आपके सिद्धांत होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं हर बच्चे में, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हर विषय में वो एक मत होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। तीसरा पढ़ते हैं कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ये ऑप्शन सही है। वो क्यों सही है उसको देखिए। भाई मान लीजिए किसी बच्चे का सामाजिक संदर्भ ऐसा है कि वो बच्चे के अंदर उसको खान पान अच्छा मिलता है, ठीक है। मान लीजिए किसी घर के अंदर बच्चों को खान पान अच्छा मिलता है। अगर बच्चे के घर में खाना पीना अच्छा सही मिलेगा तो बच्चा क्या वो बनेगा, मस्कुलर बनेगा, यानी अच्छा खासा ताकतवर बनेगा, पहलवान टाइप बनेगा। यानी बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो वहां पर अच्छा देखने को उसको मिल जाएगा। तो बच्चे का सामाजिक संदर्भ उस बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो बच्चे का जो सामाजिक संदर्भ होता है वो बच्चे के विकास को, चाहे कोई सा भी डोमेन हो, उसको प्रभावित करता है। अगर बच्चे के घर के अंदर एक अच्छी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, तो बच्चा उसी लैंग्वेज को कॉपी करता है, ठीक। तो बच्चे के जो भाषा का विकास होता है, जो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये भी भाषा का आपका विकास का जो आपका डोमेन होता है, ठीक। अगर बच्चे के घर के अंदर जो भाषा अच्छी बोली जाती है तो बच्चा भी उस भाषा को कॉपी कर लेगा। तो बच्चे की भाषा का विकास अच्छा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। अगर घर के अंदर ही अच्छी भाषा नहीं बोली जाती, ठीक है, गाली गलोच वाली भाषा बोली जाती है, तू तड़ाक करके भाषा बोली जाती है, तो बच्चा भी उसी भाषा को बोलेगा, ठीक है। तो बच्चे का क्या होगा, भाषा विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जो सामाजिक संदर्भ होता है वो बच्चे का जो विकास होता है उसको पूरी तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है कि सभी बच्चों के लिए जो विकास होता है एक निर्बोध होता है, यानी कि स्मूथ होता है। क्या विकास स्मूथ होता है? ठीक है, ये क्या विकास स्मूथ होता है, इजीली हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। अगर शारीरिक विकास किसी का करना हो, मान लीजिए कोई दुबला पतला हो या कोई मोटा हो, उसको अगर बिल्कुल पतला होना है या पतले को मोटा होना है, क्या इजीली हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और निरंतर प्रक्रिया है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि जो विकास है एक कंटिन्यूअसली होने वाला प्रोसेस है। यानी विकास जो होता है मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और जब तक मृत्यु नहीं होती जब तक विकास चलता रहता है, ठीक है। तो विकास कैसा प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूअसली आपका होने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन इसने विकास को कह दिया एक स्मूथली प्रोसेस बता दिया, यानी निर्बोध प्रोसेस बता दिया। तो ये ऑप्शन यहां पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो विकास के संदर्भ में आपका पहला क्वेश्चन यहां पर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। और विकास से आपके एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन, एक कह रहा हूं मैं भी, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, कि यहां पर कौन सा आपका तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूलन सूक्ष्म गति कौशल का आपका एग्जाम्पल है। अब जब आपने फिजिकल जो आपका डेवलपमेंट होता है, शारीरिक जो आपका विकास होता है, तो उसी का आपका भाग होता है आपका, ठीक। तो 2 तरीके की आपके स्किल होती है, एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल और एक होती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल, ठीक। तो फाइन मोटर स्किल के अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती है, तो हमारी मसल्स का कम यूज होता है। और ग्रोस मोटर स्किल के अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं उन हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है। अभी जो आप लोग बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हो मोबाइल के अंदर, ठीक है, तो आपके मसल्स का कुछ यूज नहीं हो रहा। बेसिकली मोबाइल में ऐसे वीडियो देख रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो, तो इसमें मसल्स का यूज क्या हो रहा है, कम यूज हो रहा है। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं तो इसमें मसल्स का कैसा यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूं इसमें मसल्स का कैसा यूज हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो मसल्स का जिसमें कम यूज होता है वो होते हैं आपके फाइन मोटर स्किल्स, और जिसमें मसल्स का ज्यादा यूज होता है, अभी जैसा आप वीडियो देख रहे हो और पीछे से आपकी मम्मी ने पीछे से आपके एक मारा या आप लोग भागना शुरू कर दिए, तो जिसमें आपके मसल्स का ज्यादा यूज होता है तो वो होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल्स होता है, ठीक है। तो अब यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, तो आपको बताना है फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल सबसे बढ़िया यहां पर आपका कौन सा होगा। पहला दिया हुआ है कि दोस्तों के साथ दौड़ना, तो दौड़ने में क्या हो रहा है, मसल्स का ज्यादा यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है भैया आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा आपका। एक धागे में मोती पिरोना, तो मोती पिरोने में कैसा यूज होगा, कम यूज होगा मसल्स का, तो कैसा एग्जांपल हो जाएगा आपका फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। तो यही तो हमसे आंसर पूछा था।
अगला है सीढ़ियों पर चढ़ना, तो सीढ़ियों पर चढ़ने पे भी कैसा यूज होगा मसल्स का, ज्यादा यूज होगा, तो ये भी आपका ग्रोस मोटर स्किल का एग्जांपल होगा। खरगोश की तरफ फुदकना, ये कैसा एग्जांपल होगा, ये भी आपका ग्रोस मोटर स्किल का एग्जांपल होगा, क्योंकि मसल्स का ज्यादा यूज हो रहा है। तो फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बड़ा इजी सा आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः आनुवंशिक है, यानी कि हेरिडिटी है। अब ये क्वेश्चन आपके लिया हुआ है हेरिडिटी और आपके एनवायरमेंट से आपका लिया हुआ चैप्टर, यानी आनुवंशिकता और वातावरण से लिया हुआ चैप्टर। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया आपका निम्नलिखित में से कौन सा हेरिडिटी है। अब हेरिडिटी मैंने आपको बताया था कि वे जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, जो हमारे माता पिता होते हैं या जो हमारे ग्रैंडफादर जो हमारी मदर होती है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनके थ्रू एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वे जीन्स जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता उनको कहा जाता है। जैसे कि क्या, जैसे आंखों का रंग, जो हमारी आंखों का जो रंग होता है, जैसे किसी ने देखा है ना, किसी की आंखें बहुत नीली होती है, किसी की आंखें बहुत भूरी होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, ये जेनेटिक्स की वजह से होती है, हेरिडिटी की वजह से होती है। ठीक है, जो स्किन का रंग होता है, कोई काला होता है, कोई भूरा होता है, कोई, ठीक है, तो जो स्किन का रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हेरिडिटी की वजह से होता है। किसी की हाइट लंबी होती है, ठीक है, तो वो हेरिडिटी की वजह से होता है। तो ये सभी किसके एग्जांपल होते हैं, ये सभी आपके हेरिडिटी की वजह से होते हैं। ठीक है, तो आंखों का रंग किसका एग्जांपल है, आपका हेरिडिटी का एग्जांपल है। दूसरा, बुद्धि को हेरिडिटी के अंदर ले सकते हैं, जैसे बुद्धि का तरीका, चिंतन करने का तरीका, ये आपका हेरिडिटी के अंदर आ सकता है। बट इसने कहा है कि पूर्णतः आपका हेरिडिटी का पूर्णतः आपका हेरिडिटी का एग्जांपल है। और सीबीएसई ने जो आपका बुद्धि है उसको एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि अगर बच्चों को सही तरीके का एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए, ठीक है, तो बुद्धि के अंदर भी उसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि को क्या माना गया है, एक परिवर्तनशील फैक्टर माना गया है, एक परिवर्तनशील कारक माना गया है, जिसके अंदर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको, बुद्धि को एनवायरनमेंट के अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा। नैतिक विकास, नैतिकता कौन बताता है, नैतिकता हेरिडिटी के अंदर तो नहीं आई, इसको कौन बताता है, इसको समाज बताता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो ये किसके अंदर आएगी, ये आएगी आपकी एनवायरनमेंट के अंदर आएगी। सामाजिक कौशल, ठीक है, बच्चा सामाजिक कौशल कहां से सीखता है, समाज से सीखता है, एनवायरनमेंट से सीखता है। ये किसके अंदर आएगी, ये आपके एनवायरनमेंट के अंदर आएगी। तो यहां पर सिर्फ आपकी आंखों का रंग होगा जो आपका हेरिडिटी का आपका एग्जाम्पल होगा। तो आंसर सिर्फ आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। तो विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन आपका लिया गया सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण वाले चैप्टर से। अब समाजीकरण मैंने आपको क्या बताया था कि जब बच्चा अपने समाज से चीजें सीखता है, और बेसिकली छोटा बच्चा क्या, बड़े बच्चे भी, आप लोग भी अभी भी समाज से चीजें सीख रहे हो, जैसे अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और सीटेट की चीजें सीख रहे हो, उसी तरीके से जब हम छोटे थे या छोटा बच्चा होता है अपने परिवार से चीजें सीखता है, जैसे मातृभाषा सीखता है, व्यवहार सीखता है, फिर वो स्कूल में जाकर चीजें सीखता है। और यह समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है, जिंदगी भर चलती रहती है समाजीकरण की प्रक्रिया। लेकिन समाजीकरण में बच्चा सबसे पहली चीजें कहां से सीखता है, सबसे पहली चीजें बच्चा समाजीकरण में सीखता है अपने परिवार से सीखता है। किससे सीखता है बच्चा, अपनी फैमिली यानी अपने परिवार से सीखता है। इसलिए समाजीकरण की जो फर्स्ट एजेंसी बताई गई है, क्या बताई गई है, समाजीकरण की जो फर्स्ट एजेंसी बताई गई है, वो मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दी, समाजीकरण की जो फर्स्ट एजेंसी बताई गई है वो उसकी फैमिली यानी परिवार बताई गई है। ठीक है, परिवार के अलावा इसमें उसको जो सहपाठी होती है, जो पीयर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जहां पर बच्चा सबसे पहली चीजें सीखता है, चाहे उसकी मातृभाषा हो, चाहे उसका व्यवहार हो, चाहे उसका कल्चर हो, तो वो अपनी फैमिली से सीखता है। फैमिली के बाद बच्चा कहां पर जाता है दूसरी चीज सीखने, वो जाता है फिर अपने वो स्कूल में, कहां पर जाता है, अपने स्कूल में। तो समाजीकरण की दूसरी जो उसकी एजेंसी होती है, ठीक है, कौन सी एजेंसी होती है समाजीकरण की, जो उसकी दूसरी एजेंसी होती है वो होती है उसका स्कूल होता है। ठीक है, तो स्कूल के साथ साथ में और लिख लो, स्कूल के साथ साथ में मीडिया हो गई। ठीक है, मीडिया हो गई, और मीडिया में आज की डेट में क्या है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब आपके मीडिया के आपके एग्जाम्पल है। उसके अलावा आपके धार्मिक स्थल हो गए, ठीक है, उसके अलावा क्या हो गए, आपके धार्मिक स्थल हो गए, जैसे आपके मंदिर, मस्जिद, आपके
गुरुद्वारे, ये सब आपके धार्मिक स्थल हो गए, यहां पर बच्चा जाकर चीजें सीखता है। ठीक, तो ये आपके जो समाजीकरण होता है उसकी आपकी सेकेंडरी एजेंसी होती है। तो यहां पर आप लोग समझ गए, यहां पर जो आपका स्कूल है, जो स्कूल है वो सामाजिकरण की आपकी सेकेंडरी एजेंसी है, और प्राथमिक आपका हो जाएगा आपका जो परिवार हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, जिन्होंने आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन की को प्रदर्शित करना शुरू करता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप लोग आज वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ आपके एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाएगी। ठीक, तो जो गुड बॉय और गुड गर्ल का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किस आपका स्टेज के अंदर आपका प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने आपका जो लेवल बताए थे, कौन से लेवल बताए थे, 3 लेवल बताए थे, आपका प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल और आपका पोस्ट कन्वेंशन लेवल। तो अगर आपको याद हो, आपका जो कन्वेंशन लेवल होता है, कौन सा लेवल, आपका कन्वेंशनल लेवल, जिसमें बच्चा लगभग 10 साल से लेकर 13 साल तक होता है। इसमें बच्चा जो नियम मानता है वो मानता है अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग यानी कि समाज के अकॉर्डिंग। इसमें बच्चा जो समाज के जो नियम होता है, जो नियम समाज ने बना दिए, समाज ने कहा ये काम अच्छा है ये काम गलत है, उसी को बच्चा अपने अंदर इंक्लूड कर लेता, समावेशित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेता है। ठीक है, तो बच्चा जो भी चीज करता है, जो चीज मानता है वो समाज के अकॉर्डिंग मानता है। ठीक है, समाज के रूल्स को मानता है। तो ये होता है आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। तो इसी के अंदर आपकी जो स्टेज है, आपका गुड बॉय और गुड गर्ल का जो आपका कंसेप्ट है वो आपका कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है। तो आंसर आपका सेकंड आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यहां पर आपका। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि सीता का साइकिल चलाने के लिए पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन या फिर डिसइक्विलिब्रियम। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहां पर जी। हाँ देखिए एसिमिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, एसिमिलेशन होता है जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। जो आपकी प्रीवियस नॉलेज होती है, ठीक है, जो पूर्व ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। अब जैसे यहां पर जो सीता थी, तो सीता को पहले साइकिल चलाना आता था। ठीक है, सीता को पहले साइकिल चलाना आता था और साइकिल चलाने के बेस पर उसने यहां पर क्या चलाना सीख लिया, स्कूटर चलाना सीख लिया। यानी पूर्व ज्ञान को उसने अपने नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। तो ये तो हो जाएगा आपका एसिमिलेशन। लेकिन जब पूर्व ज्ञान में संशोधन किया जाता है, पूर्व ज्ञान में संशोधन किया जाता है यानी कि पूर्व ज्ञान को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान को मॉडिफाई किया जाता है। अब उसको साइकिल चलाना भी आ गया स्कूटर चलाना भी आ गया, और स्कूटर चलाना इस तरीके से आ गया कि वो कट भी मार सकती है, आगे का टायर भी उसका उठा सकती है स्कूटर का। तो पूर्व ज्ञान में उसने उसको मॉडिफाई कर लिया। अब आप लोग उसको स्कूटर किसी भी तरीके से चला सकते हो। तो पूर्व ज्ञान में संशोधन करके उसने वातावरण के साथ तालमेल बैठा लिया। अब आप उससे किसी भी तरीके का स्कूटर चला सकते हो, किसी भी तरीके के तरीकों में बदलाव करवा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका अकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से अंतर समझे, वहां पर सिर्फ पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, यानी साइकिल चलाने के बाद उसने स्कूटर चलाना सीख लिया। लेकिन अकोमोडेशन में पूर्व ज्ञान के साथ यहां पर उसमें संशोधन किया जाता है, यानी यहां पर अब उसको स्कूटर चलाना आ गया लेकिन उसमें उसने संशोधन कर लिया, मतलब आप लोग अब उससे किसी भी तरीके का स्कूटर चलवा सकते हो। ठीक है, तो आपका अकोमोडेशन होता है। इक्विलिब्रियम होता है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की जब बीच का जो प्रोसेस होता है, इनके बीच में जो आपको बैलेंस बनाने का जो काम होता है वो आपका इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, और डिसइक्विलिब्रियम आपका ये वैसी होने से रहा, इसमें जो नई जानकारियों को जब बच्चा व्यवस्थित नहीं कर पाता अपनी स्कीमा के अंदर, ठीक, तो आपका डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से आपका विकसित होता है, वो आपको बताना है। जीन प्याजे की आपकी 4 स्टेज है, बताओ किसमें होगा, फॉर्मल, कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल या फिर सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 5 सेकंड आपको दूंगा, 1 2 3 4 5, टाइम का आपका खत्म। ठीक, अब देखिए बच्चे क्या होते हैं, यहां पर लाक्षणिक कार्य करना स्टार्ट शुरू कर देते हैं। ठीक, तो बच्चे जो कार्य करना शुरू कर देते हैं, अब देखिए जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की। अब बच्चे यहां पर जो काम करना स्टार्ट कर देते हैं उसमें उनके कार्य पर डिपेंडेंसी देखने को मिलती है अपने माता पिता पर या बहन भाई पर। लेकिन यहां पर जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जो होती है आपकी 2 साल से लेके 7 साल तक की, और यहाँ के जो उनके कार्य देखने को मिलते हैं, ये जो कार्य करते हैं वो करते हैं इमिटेशन के माध्यम से, यानी कि अनुकरण के माध्यम से, या फिर ये जो गेम्स भी खेलते हैं ना, खेल भी खेलते हैं, वो भी कैसे खेलते हैं, अनुकरण के माध्यम से। ठीक है, तो उनके काम में क्या देखने को मिलता है, अनुकरण देखने को मिलता है 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों में। अब देखिए काम में अनुकरण कैसे देखने को मिलता है, अगर बच्चे अपने बाल भी निकालेंगे ना, तो बाल भी एक हाथ यहां रखा और एक हाथ से इस तरीके से कंघे से ऐसे बाल निकाल दिए। हम सभी के ऐसे बाल निकाले जाते थे और फिर हमें आदत पड़ गई इसी तरीके से बाल निकालने की। इसी तरीके से हमारे जैसे कमीज हमने पहनी है तो कमीज के ऐसे बटन लगाए, अपनी पैंट के अंदर कमीज को डाला और इस तरीके से बन ठन कर चलकर तैयार हो गए, और आगे तक भी ऐसे ही हम काम को क्या करते रहे, कई सालों तक इसको रिपीट करते रहे। तो बेसिकली काम में भी क्या पाया जाता है, अनुकरण पाया जाता है, यानी कि इमिटेशन पाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, काम में भी अनुकरण पाया जाता है बच्चे के काम में। ये बेसिकली आपका जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, यानी कि जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो आपका क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका। ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही अगर आपको पता हो तो बच्चे का भाषा विकास आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि भाषा विकास के लिए सबसे जो आपका सेंसिटिव जो टाइम पीरियड होता है, सबसे जो संवेदनशील जो आपका टाइम पीरियड होता है, वो आपका अर्ली चाइल्डहुड आपका टाइम पीरियड होता है। इसमें उनके जो भाषा कौशल होते हैं ना, वो आपको तेजी से विकसित होना आपके स्टार्ट हो जाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। तो आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसी तो निकाल देता है ना आप लोग भी बचपन के अंदर, बाल यहां पर हाथ रखा, तेल लगाया बढ़िया सा सरसों का, और चंपू बनकर इस तरीके से निकल गए। ठीक है, और यह टाई फंसा ली और गला ऊपर तक कर दिया। टाई शायद आप लोगों ने ना पहनी हो, पर चंपू जरूर बने होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली काम में अनुकरण पाया जाता था, इमिटेशन यानी कि कॉपी पाई जाती थी, या जो गेम्स भी खेलते थे तो वो भी कॉपी करके खेलते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि डैश में एक अध्यापिका, एक टीचर और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते थे आपस में। ठीक है, कोऑपरेट करके, और एक एक करके लेखांश पर संवाद को यानी डायलॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको बताना है यहां पर 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। यहां पर वो रेसिप्रोकल टीचिंग कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या काम करते हैं, आदान प्रदान करके जब चीजें सीखी जाती है। अब जब हम बचपन के अंदर थे या बड़े होकर भी हमने क्या काम करते थे, अंताक्षरी खेलते थे। ठीक है, चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, कुछ इस तरीके का शुरू होता था। तो पहले गाना गया, फिर गाना जो खत्म हुआ दूसरे की बारी आती थी, दूसरे का खत्म हुआ फिर उसकी बारी आती थी। ठीक उसी तरीके से रेसिप्रोकल टीचिंग होती थी। कोई एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक पर बुलवाया गया, उस टॉपिक के बाद फिर नेक्स्ट आगे जो चीज बची वो दूसरे को बुलवाई गई, उसके बाद उस टॉपिक के बाद कोई चीज बची फिर किसी तीसरे को बुलवाई गई। तो रेसिप्रोकल टीचिंग मतलब यहां पर जो टीचिंग हो रही है उसका आदान प्रदान कराया जाता है। तो यही काम यहां पर जो टीचर होती है ना, वो यही काम सहयोग के माध्यम से गुट बनाकर करा रही है काम पर। तो यहां पर रेसिप्रोकल टीचिंग यहां पर देखने को मिल रही है। क्या यहां पर स्कैफोल्डिंग देखने को मिल रही है? स्कैफोल्डिंग मैंने क्या बताई थी, स्कैफोल्डिंग होती है आपकी जो टेम्परेरी हेल्प या फिर टेम्परेरी जो गाइडेंस होती है, जो आपके लेव वाइगोस्की ने दी थी। क्या यहां पर टीचर ने किसी प्रकार की टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस बच्चों को दी है? बिल्कुल भी नहीं दी किसी प्रकार की गाइडेंस। यहां पर तो उसने ग्रुप बना दिए और यहां पर में रेसिप्रोकल टीचिंग करा रही है। ठीक है, तो ये तो आपको होने से रही। क्या यहां पर डिस्कवरी लर्निंग दी जा रही है कि टीचर ने कुछ हिंट दे दिया बच्चों को और बेटा आप कुछ चीज खोज कर लाओ या कुछ एक्सपेरिमेंट करके लाओ, और ठीक है उसके बाद मैं आपकी इसको चेक करूंगी और देखूंगी कितने बच्चे सही करके ला रहे। क्या कोई डिस्कवरी लर्निंग खोजपूर्ण अधिगम यहां पर देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा। और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तो वैसे ही नहीं है। तो यहां पर ये रेसिप्रोकल टीचिंग यहां पर देखने को मिल रही है। आंसर फर्स्ट यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और वो लाइन पूरी क्या थी, शुरू करो अंताक्षरी वाली, अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है, वो आपको बताना है। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, पता नहीं कब से आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूं, इसमें तो यार गलत मत देना। पहले ऑप्शन आपको दिया हुआ है अनुदेशनात्मक पाठ, ठीक है,
यानी कि आपका इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया जो आपको टेम्परेरी हेल्प, यानी कि जो टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी सहायता, यानी कि आपको जो टेम्परेरी गाइडेंस दी जाती है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे जब हम छोटे से थे, शुरू में छोटा सा बच्चा होता है, तो जब उसको साइकिल चलाने के लिए दी जाती है तो साइकिल का बैलेंस नहीं बनाता वो, तो तभी उसके माँ बाप यानी पेरेंट्स आते हैं, भाई बहन आते हैं, तो साइकिल को पीछे से पकड़ लेते हैं, अच्छा अब चला तू साइकिल, अब बढ़िया तरीके से चलेगी। तो जो पीछे से जो उसको सपोर्ट देते हैं और साइकिल का बैलेंस बनवाते हैं, तो वो जो सपोर्ट दिया जाता है, वो जो टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग उसको कहा जाता है। और जो ये टेम्परेरी सपोर्ट जो देते हैं, जो टेम्परेरी सपोर्ट जो देते हैं उसको कहते हैं एमकेओ। एमकेओ होते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। क्या होते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर। ये कौन हो सकते हैं? ये आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है। कौन हो सकते हैं? आपके टीचर हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या दे रहा हूं? टेम्परेरी हेल्प दे रहा हूं या मतलब फुल दे रहा हूं? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। मेरा तो अच्छी तरीके से टेम्परेरी ने फुल तरीके से ले रखा है आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन मैं भी आपका एमकेओ के अंदर ही आऊंगा, ठीक है, क्योंकि टीचर आपका एमकेओ के अंदर आता है, मोर नॉलेजेबल अदर के अंदर आता है। तो लेवाइगोत्स्की की बात आ जाएगी तो आपका स्कैफोल्डिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड यहां पर देखने को मिला, रेनफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन। अब पुनर्बलन क्या होता है? ठीक है, अगर किसी स्टिमुलस यानी जो आपका उद्दीपक होता है, अगर किसी स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक को देने से, ठीक ध्यान से सुनना, अगर किसी स्टिमुलस यानी उद्दीपक को देने से किसी के रिस्पॉन्स करने की क्षमता बढ़ जाए तो आपको क्या कहता है? रिइंफोर्समेंट, यानी कि उसको पुनर्बलन कहता है। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई सीटेट का एग्जाम पास कर लो, सीटेट का एग्जाम पास होने के बाद आपके सामने केवीएस की वैकेंसी खड़ी है, जिसके बाद आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी और जिसके बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी, लाइफ सुधर जाएगी, उसके बाद आपको कुछ मतलब जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने आपको एक उद्दीपक दे दिया, स्टिमुलस दे दिया, और जो की बात सही भी है, केवीएस की वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जब मैंने आपको एक स्टिमुलस दे दिया, एक रिस्पॉन्स दे दिया, और इसको देने के बाद गवर्नमेंट जॉब का स्टिमुलस देने के बाद आपने क्या काम करना शुरू कर दिया? आपने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, क्रिया करनी शुरू कर दी कि हट जाओ यार, अब तो पीछे, अब तो कहा है सचिन सर, अरे भाई 4-4 क्लास लेना शुरू कर, क्या रोज एक एक क्लास लेना शुरू कर रहा है, ठीक है। और अपने कहा है भाई तुम्हारे नोट्स कहा है, ठीक है, जल्दी से, जो काम 15 दिन में पढ़ने का काम है नोट्स को, मैं तो 2 दिन में पढ़ जाऊंगा उन्हें सारे। तो जब किसी स्टिमुलस को देने से उसमें रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता बढ़ जाए, वो होता है आपका रिइंफोर्समेंट होता है, यानी कि आपका पुनर्बलन होता है, ठीक है। इस वर्ड को समझ लेना, ये भी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी इक्विलिब्रेशन और आपका प्रोग्राम लर्निंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। आंसर इसका आपका वैसे इसका फोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपको स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसको देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में, यानी जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। हाँ बिल्कुल सही है, यही है भाई आपका, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कम क्षमता वाले बच्चे, ठीक है, यानी आप लोग, मजाक कर रहा हूं भाई, आप में से कुछ ज्यादा क्षमता वाले भी होंगे, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। मैंने क्या कहा था आपसे? जहां पर भी बच्चों को या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को इग्नोर करने की बात आ जाएगी, समझ जाना वो आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा? आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, उसको देखते गलत कर देना, ठीक है। इग्नोर कैसा होता है? नेगेटिव आपका वर्ड होता है। अगला है, क्लास में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता। मैंने क्या बताया था? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, ये क्या होते हैं? ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर सके, डिस्कशन कर सके, और टीचर जो हो सके सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशन दे सके, ऐसा एनवायरनमेंट क्लासरूम के अंदर होना चाहिए। इसने कहा डेमोक्रेटिक का कोई जगह ही नहीं है, ऐसा इस भाई साहब ने कहा। तो क्या ये सही होगा, गलत होगा? ये भी गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों को समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को जहां पर भी प्रॉब्लम सोल्वर की बात कही जाएगी, समस्या समाधानकर्ता की बात कही जाएगी, वो आपका हमेशा सही देखने को मिलेगा। तो थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
मैंने कहा था जहां पर भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यचर्या केंद्रित आ जाएगी उस ऑप्शन को देखते गलत कर देना। हमेशा सिर्फ एक ही चीज आपको देखने को मिलनी चाहिए, वो है आपका बाल केंद्रित। क्या है? बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आंसर सिर्फ आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आज आपने पूरा सेट लगा लिया और इस पूरे सेट के अंदर अगर किसी बच्चे के 25 के करीब नंबर आ गए तो समझ लो सीडीपी उसकी बहुत बढ़िया हो जाएगी आज आपकी। ठीक है, अगर किसी बच्चे के समझ लो 2829 आ गए तो बस समझ लो उसका तो हो गया बेड़ा पार। ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक सेट उठाया है जो प्रीवियस ईयर का आपका उठा मतलब पेपर हुआ था, और अच्छा खासा सेट है। मतलब ये मतलब ना तो ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा आसान है, तो ये एक सेट पूरा का पूरा आज मैंने उठाया है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, किसी अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर आपकी इन्होंने 4 बुद्धि बताई हुई है, बताओ कौन सी यहां पर बुद्धि हो जाएगी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि हमारे अंदर कई तरीके की बुद्धियां होती है। तो बेसिकली आपको 8 तरीके की बुद्धि पढ़ने की जरूरत है। कितनी? 8 तरीके की बुद्धि बताई है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आपकी 8 तरीके की बताई हुई है। ठीक है, अब 8 में से 4 तरीके की बुद्धि यहां पर सामने आपकी स्क्रीन पर दी हुई है। अब उसमें से एक इसने बता दी जो अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव को पढ़ ले, जो दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर ले बहुत बढ़िया तरीके से, वो कौन सी बुद्धि होगी? तो वो बुद्धि होती है आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो दूसरों की मनोदशा को पढ़ ले, दूसरों के हाव भाव को पढ़ ले, दूसरों के साथ इंटरेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से कर ले। जैसे जो मनोचिकित्सक होते हैं, तो मनोचिकित्सक का काम यही होता है, जो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव को पढ़ लेता होता है। ठीक है, तो कौन होते हैं आपके? मनोचिकित्सक होते हैं। छोटा सा लिख लेता हूं, ध्यान से समझ लेना बस। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, मेरे शब्दों पर जाना। मनोचिकित्सक होते हैं, नेता होते हैं, ठीक है, दुकानदार होते हैं, एजेंट होते हैं, जैसे एलआईसी एजेंट वगैरह ये सब हो गए, अपनी पॉलिसी वगैरह सेल करा देते हैं, एजेंट होते हैं। टीचर भी इसी के अंदर आएगा, टीचर होते हैं। तो इनके अंदर पाई जाती है आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है, उसके अलावा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनके अंदर पाई जाती है जो खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, जो खुद की मनोदशा, हाव भाव को अंदर जानते हैं, जो खुद के अंदर झांकते हैं, जैसे जो आपके आध्यात्मिक गुरु वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। बॉडली काइनेस्थेटिक बुद्धि, ठीक है, यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिस बुद्धि से शरीर को गति मिलती है, वो बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है? ये बुद्धि पाई जाती है आपके एथलीट के अंदर। किसके अंदर? एथलीट के अंदर। जैसा आपका उसेन बोल्ट हो गया, विराट कोहली हो गया, नीरज चोपड़ा हो गया, ठीक है, उनके अंदर पाई जाती है ये वाली बुद्धि आपकी। उसके अंदर जो आपके हीरो हीरोइन होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है आपकी। ठीक है, डांस भी करते हैं, फाइट भी करते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषात्मक बुद्धि, जिनके अंदर अपनी भाषा का और शब्दों का बहुत बढ़िया ज्ञान होता है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। जैसे आपके कवि हो गए, कवियत्री हो गए, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। आपके पत्रकार हो गए, जो भी आपके पत्रकार होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। उसके अलावा और कौन हो जाएंगे बताओ? कवि हो गए, पत्रकार हो गए, वकील हो गए, देखो बहस कितनी बढ़िया करते हैं वकील, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो ये हार्वर्ड गार्डनर की 4 बुद्धियों के प्रकार थे, बाकी 4 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये 4 में से आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लड़के की तरह लड़के की तरह ना रहो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया ये वाक्य क्या दर्शाता है? बहुत से कहते हैं ना, अबे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, ठीक है, ऐसे डायलॉग मारते हैं ना बहुत से। तो ये जो स्टेटमेंट बोला जाता है इस तरीके का, ये यहां पर क्या दर्शाता है? क्या ये यहां पर जेंडर की पहचान करा रहा है? नहीं। क्या जेंडर रूढ़िवादिता को बता रहा है? बिल्कुल सही बात है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को बता रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को बता रहा है कि रोने का जो काम है वो सिर्फ लड़कियों का है, लड़के नहीं रो सकते। क्यों भाई? ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? लड़के भी तो रो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से लड़के हैं जो रोते हैं, कितने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर खोल के देख लो, बहुत सारे रोते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, या रियल लाइफ में रोते हुए मिलेंगे। तो रोने का काम कोई भी रो सकता है, लड़का भी रो सकता है, लेकिन लड़का भी रो सकता है। लेकिन पहले से रूढ़िवादिता चलती आ रही है कि जो ज्यादातर रोने का काम है उसको लड़कियों से जोड़कर कनेक्ट किया जाता है, यानी फीमेल से जोड़कर कनेक्ट किया जाता है। जैसा आपके सीटेट के एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई लड़का था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या था, कि उसको खेलने के लिए गुड़िया दी गई। जब उसको खेलने के लिए एक गुड़िया दी गई तो उस बच्चे ने क्या कहा कि मैं इसका क्या काम करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते।
अब उस बच्चे को किसने वाली बात बताई कि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते? तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का, यानी कि आपका जेंडर रूढ़िवादिता का। जैसे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कि जो लड़कियां होती है वो मैथ्स के अंदर कमजोर होती है, यानी कि गणित के अंदर कमजोर होती है। अब ये वाली बात किसने बताई? क्योंकि ये वाली बात सोसाइटी के अंदर चलती आ रही है कि लड़कियां मैथ्स के अंदर कमजोर होती है। क्या लड़कियां मैथ्स के अंदर कमजोर होती है? बिल्कुल नहीं होती। रिजल्ट उठा के देख लो आप लोग, कहीं के भी सीबीएसई के उठा के देख लो, स्टेट बोर्ड के उठा के देख लो, टॉपर ज्यादातर लड़कियां ही देखने को मिलेगी। तो ये जो धारणा इस तरीके से चलती आ रही है, ये सभी आपके जेंडर स्टीरियोटाइप के आपके एग्जाम्पल है। और जब आप लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हो, ठीक है, एनसीईआरटी की जब आप लोग किताबें पढ़ते हो, जैसे आपने ईवीएस की पढ़ी होगी, जैसे आपने कन्नम मल्लेश्वरी जी के बारे में पढ़ा, सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, वेदा प्रिंस जी के बारे में पढ़ा, तो वहां पर इन लेसन को, इन जो आपकी ये फेमस जो आपकी महिला है, इनको इन लेसन के अंदर इसलिए इंक्लूड किया हुआ है ताकि जो बच्चे इनके बारे में पढ़े, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, तो वो ये पढ़ सके कि जरूरी नहीं है पुरुष ही ऐसे चैलेंजिंग काम कर सके, महिलाओं ने भी इतने बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल करे, ताकि जेंडर रूढ़िवादिता को, जो जेंडर बाइस है, उसको चैलेंज दिया जा सके, उसको चुनौती दी जा सके। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है, सीसी की बात हो रही है, जो आपका सीबीएसई ने दिया था। किसने दिया था? आपका सीबीएसई ने दिया था। आपका बताओ किस साल में ये दिया था सीबीएसई ने? किसी बच्चे को पता हो तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, वैसे आएगा नहीं सीबीएसई टेट में, लेकिन बता दो जानकारी के लिए। तो सीसी के संदर्भ में जो आपका सही नहीं है, ध्यान से पढ़ना, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। मैंने क्या बताई थी आपको? जहां पर भी शिक्षकों के लिए आराम की बात आ जाएगी, सुविधा देने की बात आ जाएगी, उस ऑप्शन को देखते गलत कर देना। टीचर को सुविधा नहीं देनी किसी भी प्रकार की, ठीक है, पेपर के अंदर बच्चों को दे देना जी भर के जितनी भी देनी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टीचर को सुविधा नहीं देनी, ना उनको आराम देना, ना सहूलियत देनी किसी भी प्रकार की। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया अपनाना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें ज्यादा से ज्यादा नए मेथड्स अपनाना, इस बात को सीसी कहता है आपका। ये एक ऐसा मूल्यांकन है जो आपका कंटिन्यूअसली रूप से होता है, यानी लगातार होता रहता है, जिसमें जो बच्चे का मूल्यांकन होता है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, ताकि जो बच्चे की जो गलतियां होती रहती है उसको टाइम टू टाइम उसको डायग्नोस करके उसका उपचार होता रहे। और इसमें बच्चे का जो मूल्यांकन होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से होता है, यानी कि व्यापक रूप से होता है, जिसमें बच्चे के शैक्षिक मूल्यांकन तो होता ही है, मतलब जो उसके एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हैं उनका तो व्यापक मूल्यांकन होता ही है, उसके सब्जेक्ट वगैरह से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, लेकिन उसमें सह शैक्षिक पक्षों का भी मूल्यांकन होता है, ठीक है, उसमें सह शैक्षिक पक्षों का भी उसका मूल्यांकन होता है। अब बच्चे स्कूल में जाता है, स्कूल में पढ़ता तो है ही साथ के साथ, ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ वो उसमें दूसरी एक्टिविटीज भी करता है, भाई वो गेम्स में भी खेलता है, योगा वगैरह भी करता है, क्विज वगैरह भी खेलता है। तो इसलिए ये वाली बात कही गई इस मूल्यांकन में कि पढ़ने के साथ साथ, शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक एक्टिविटीज में जो बच्चा अपने आप को इनरोल कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका भी मूल्यांकन बच्चे का कराया जाए इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है आपका सीसी, यानी कंटिन्यूअस एंड आपका कॉम्प्रिहेंसिव आपका इवोल्यूशन, ठीक। तो दूसरा आपका, तीसरा यह विद्यार्थियों में अध्यापन के प्रति रुचि पैदा करता है, ये वाली बात भी सही है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण जो पहले से चलता आ रहा है कि पेपर कलम परीक्षण, स्कूल में गए पेपर कलम परीक्षण दिया, पहले से ही चलता आ रहा है। पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषता और क्षमताओं का आकलन नहीं कर सकता, ये वाली बात सही है, इसलिए इसकी जगह आपका सीसी को लाया गया। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक कथन दिया है आपको, असर्शन दिया हुआ है। कथन क्या है? एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता को समझना चाहिए। समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए। आप लोग भी देखो, अलग अलग क्या हो, अलग अलग समाज से आते हो, अलग अलग संस्कृति से आते हो, अलग अलग धर्मों से आते हो, और अलग अलग भाषाओं से आते हो, अलग अलग भाषाओं जानते हो आप लोग, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो मुझे आप लोगों की इस विविधता को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। ऐसी तरीके से आप लोगों को भी समझना है आगे जाकर। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों समझना चाहिए आपको, ये पूछे आपसे, ऐसा क्यों समझना चाहिए, इसका तर्क दिया हुआ है। क्या तर्क दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। इसका तर्क यह दिया हुआ है कि क्लास में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। आप लोग क्या सिर्फ एक समरूप समूह गठित करते हैं?
बिल्कुल गलत बात है यार। कोई किसी समूह से आ रहा है, कोई किसी समूह से आ रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल कम है। क्या एक समूह से आप लोग आ रहे हो या नहीं? बिल्कुल गलत है, अलग अलग समूह से आप लोग आ रहे हो। तो कथन तो आपका सही है लेकिन तर्क गलत है आपका, ठीक है। यानी ए सही है, आर गलत है, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका ने यहां पर एक ट्रिक बताई, जिस ट्रिक का नाम आपका विबग्योर। ये यार मैंने स्कूल में सीखी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैंने वाली ट्रिक सीखी थी, विबग्योर, ठीक है। आई थिंक अभी तक मुझे ध्यान है विबग्योर की ट्रिक है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जहां तक मुझे ध्यान है अभी तक यही ट्रिक होगी, ठीक है। इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं उसको याद करने की ट्रिक है, ठीक है। तो रंगों के क्रम को स्मरण करने यानी याद करने हेतु इस्तेमाल की गई है जो योजना है, यह क्या कहलाती है? अब यहां पर याद करने की योजना बता रही है टीचर, तो बताओ ये क्या कहलाएगी? यहां पर साधन लक्ष्य विश्लेषण। क्या है? साधन लक्ष्य विश्लेषण कर रही है, किसी तरीके का विश्लेषण नहीं हो रहा, सिंपल सी ट्रिक बता रही है कि इसको याद कर लो, ये आगे भी काम आती है। तो भाई ये तो ऑप्शन आपका गलत होने से रहा। स्मरणोपकारी, ठीक है, यानी स्मरण करा रही है यहां पर। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया कि कर लो भाई, इसको याद कर लो, आपके आगे भी काम आ जाएगी। देखो एक बच्चे ने बचपन में याद करी थी अपने स्कूल में और अभी सीटेट वालों को भी बता रहा है इस ट्रिक को, ठीक है। अगला है वितरित अभ्यास यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। तो यहां पर कौन सी प्रैक्टिस डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, ठीक है। यानी ये टॉपिक बताया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा और फिर प्रैक्टिस कराने के लिए कही। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगला है गोल डायरेक्टेड स्ट्रेटेजी। ना तो गोल का पता चल रहा है कि भाई ये गोल दे दिया, इसको याद करना है, इस तरीके से करना है, और ना उसकी स्ट्रेटेजी का पता चल रहा, सिर्फ यहां पर याद कराने की बात कही जा रही है। तो आंसर सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालिए। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का आपको मिलान करना है? यहां पर आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। तो चलो भाई मैच दी फॉलोइंग करते हैं। पहला दिया हुआ है इसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को इसने बताया कन्वर्जेंट थिंकिंग से। देखिए दो तरीके की थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ठीक है। अभिसारी चिंतन आपका वो चिंतन होता है जिसमें किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान होता है। कि क्या होता है? जिसमें किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान होता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद आप लोग क्या बनोगे, तो सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद सिर्फ आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, ना तो रेलवे में जा सकते, ना बैंक में जा सकते, ना किसी और चीज में जा सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, अभिसारी चिंतन आपका हो जाएगा। अगर मैं कह दूं आपसे, जब आपको गवर्नमेंट टीचर जब आप लोग बन जाओगे, और टीचर बनने के बाद जब आप लोग स्कूल में पहली बार जाओगे, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या काम करोगे? तो यहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपके सामने समस्या आई, तो अब यहां पर आपके कई सारे समाधान आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? अब यहां पर आपका अपसारी चिंतन आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या क्या आप लोग कहोगे? सर मैं तो सबसे पहले जाके स्कूल को देखूंगा, कोई कहेगा सर सबसे पहले जाके स्टाफ को देखूंगा, कोई कहेगा मैं बच्चों को देखूंगा, कोई कहेगा मैं तो जाकर बस कुर्सी पर बैठ जाऊंगा और रिलैक्स करूंगा, फील करूंगा। तो जब किसी समस्या के, किसी क्वेश्चन के एक से ज्यादा समाधान देखने को मिले, एक से ज्यादा समाधान देखने को मिले, तो वो आपका अपसारी चिंतन देखने को मिलेगा। मेक श्योर आपको ध्यान रखना है, अपसारी चिंतन के अंदर आपको क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता आपको देखने को मिलेगी। अभिसारी चिंतन में क्वेश्चन पूछा, प्रॉब्लम आई, एक सिंपल सा उसका आंसर देखने को मिल गया। क्या क्रिएटिविटी देखने को मिली?